नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर के हैं। मुख्यमंत्री अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं और सीएम कुछ देर पहले ही जो है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं और कल सीएम हरियाणा में गरजेंगे। आपको बताएंगे बड़ी खबर। और इसके अलावा सीएम जो है वो सड़क मार्ग के जरिए गए हैं और सीएम सुक्खू ने प्रदेश के खजाने के 53,30,000 रुपए बचाए हैं। कैसे बचाए हैं? और जो सरकार का हेलीकॉप्टर है जिसका सीएम प्रयोग करते हैं उसको डिहायर किया गया है और डिहायर करने के बाद सरकार का कितना पैसा बचा है वो भी आपको बताएंगे। और कर्मचारियों की जो सैलरी है, कुछ कर्मचारियों को खाते में आ गई है, कुछ को नहीं आई है, सैलरी कहां रुकी है वो भी बताएंगे। और प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा है, क्या बड़ी खबर रही है। और जो पेंशनर हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम जो मंत्री है, जो एमएलए हैं, उनका घेराव करेंगे। क्यों ये घेराव करेंगे वो भी बताएंगे। और पूर्व डीजीपी संजय कुंडू को बड़ी राहत मिली है। कैसे राहत मिली आपको वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब ठीक हो गए हैं। सबसे बड़ी जो खबर है आज की, 13 दिन सीएम सुक्खू ने कहीं भी जो है वो हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया। ऐसे में प्रदेश के खजाने के 53,30,000 रुपए की जो बचत है वो हुई है। दरअसल सरकार ने 13 दिन के लिए अपना हेलीकॉप्टर जो है वो डिहायर कर दिया था कि कंपनी को ये कह दिया था कि आप कहीं इसको और यूज करिए, हमें इसका यूज नहीं करना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसका जो प्रयोग है वो जो हरियाणा चुनाव है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के चुनाव है उसमें कर रही थी। और ऐसे में प्रदेश के खजाने से जो पैसा जाना था वो नहीं गया। अब आपको बता दें, जो कंपनी है, कंपनी हर महीने जो चाहे हेलीकॉप्टर यूज करो या नहीं करो, 1,23,00,000 रुपए लेती है। और इसमें राज्य सरकार यानी सीएम सुक्खू जो ये हेलीकॉप्टर जो एक महीने के लिए जो रेंट हमने बता दिया 1,23,00,000 रुपए देना ही पड़ता है, यूज करो ना करो। और इसमें सिर्फ 40 घंटे जो है वो महीने में हेलीकॉप्टर का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। सरकार इसका प्रयोग करें या नहीं करें। और रोजाना 4,10,000 रुपए जो है वो सरकार को देना होता है। ऐसे में सरकार ने इसको डिहायर कर दिया था और डिहायर करने के बाद जो राशि बची है वो 53,30,000 रुपए है। इसके अलावा बात करें कर्मचारियों की सैलरी की, तो प्रदेश के जो कर्मचारी है उनकी सैलरी जो सरकार के लेवल पे बातचीत हुई है, सैलरी डाल दी गई है। लेकिन आज कुछ बैंकों का जो सर्वर है वो डाउन चला हुआ है और इसमें एसबीआई के जो खाता धारक है उनकी सैलरी अभी भी नहीं आई है खाते में। कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई है कर्मचारियों से, उनका ये कहना है कि सर सैलरी नहीं आई है। क्यों सैलरी नहीं आई है? सरकार ने कहा था कि आज पड़ जाएगी। जब हमने सरकार के लेवल पर इससे बातचीत करने की कोशिश की तो सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है कि सैलरी डाल दी गई है और जल्द खाते में आ जाएगी। जैसे ही जो है वो जो सर्वर डाउन चल रहा है, जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, देर शाम तक भी जो है वो सैलरी खाते में आ जाएगी। बाकी जो पेंशनर हैं उनको पेंशन के लिए 9 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए रवाना आज ही हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू आज चंडीगढ़ में रुकेंगे, शाम को रवाना हो गए हैं और कल सीएम जो है वो जो बरवाला बस स्टैंड है वहां पर चुनावी जनसभा करेंगे हरियाणा में। इस दौरान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो जुबानी टिप्पणियां हैं वो प्रदेश सरकार पर की थी और कई जो आरोप हैं वो उन्होंने अपनी रैली में लगाए थे, चाहे वो हरियाणा की बात करो आप या फिर जम्मू कश्मीर की, उसका जो जवाब है वो कल सीएम सुक्खू देने वाले हैं। और ये जो जवाब है वो कल हरियाणा में सीएम देंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस की झूठी गारंटियों को लेकर के भी जो है वो आज जयराम ठाकुर ने कई आरोप लगाए हैं और अव्यवस्था का दौर प्रदेश में है, इस पर भी कल वापसी जो है वो पलटवार हरियाणा में करेंगे। आज जयराम ठाकुर हरियाणा में थे, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। तो सीएम सुक्खू अब अगले 2 दिन जो है वो हरियाणा में ही रहेंगे। आपको मालूम है स्टार प्रचारक उनको बनाया गया है, उनको जो है प्रभारी बनाया गया है हरियाणा का। और वहां पर अब जो है वो कल चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जो कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के भी जो है वो जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, उसको लेकर भी कल सीएम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। हालांकि सीएम ने पहले ही कह दिया था कि जो सैलरी 1 महीने हमने डिले की है उसके पीछे की जो वजह थी वो वजह ये थी कि हमने 3 करोड़ रुपए बचाने हैं, हमारे पास कोई भी जो है वो वित्तीय संकट नहीं है। सीएम सुक्खू ने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी। लेकिन कल हरियाणा में भी जिस प्रकार से सीएम सुक्खू आज रवाना हो गए हैं और अगले 2 दिन जो हमारी सूचना है, सीएम सुक्खू 2
2 दिन हरियाणा में ही प्रचार करेंगे। हालांकि कल का जो उनका ठहराव होगा शाम का, वो ठहराव दिल्ली में होगा, परसों का ठहराव भी दिल्ली में होगा और 4 तारीख को सीएम सुक्खू जो है वो वापसी शिमला लौटेंगे। तो सीएम अब पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं और आज चंडीगढ़ को रवाना हो गए हैं और कल हरियाणा में गरजेंगे। परसों भी जो है वो हरियाणा में उनका कार्यक्रम है, जो है वो चुनावी जनसभा है। और आपको बता दें 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन जिस प्रकार से एकाएक सीएम बीमार हो गए थे और बीमार होने के बाद ना वो जम्मू कश्मीर जा पाए और इतना ही नहीं, उसके बाद जो हरियाणा भी उन्होंने जाना था, जो प्लान उनका बनना था वो भी कैंसिल हो गया था। तो सीएम अब पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं और देर रात को आपको बता दें सीएम सुक्खू ने देर रात तक 9 बजे तक कल काम किया है और जो बड़े अधिकारी हैं, ये अधिकारी, उनको उन्होंने कल भी बुलाया था और आज भी सीएम ने फीडबैक लिया है शिमला में जो सरकारी आवास है ओकोवर में। और प्रदेश में आज भी कई ट्रांसफरें हुई है, कई पुलिस के जो अधिकारी है उनके तबादले किए गए हैं। इसके बाद बताएंगे आपको। ऐसे में अब सीएम 4 तारीख को वापसी शिमला लौटेंगे। तो सीएम रवाना हो गए हैं जी चंडीगढ़ को आज ही। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश में, अब जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बड़ा फेरबदल होने वाला है और संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए जल्द ही पार्टी में नए चेहरे नजर आएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारियां भी जो है वो दी जाएगी। जो भी पदाधिकारी संगठन के कार्यों व बैठकों को समय नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जगह पर अब जो नए कार्यकर्ता है, जो नए नेता है, उनको कांग्रेस पार्टी यहां पर जो है वो अब प्रभार देने वाली है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने आज इसको लेकर के जो है वो बयान भी जारी किया है, स्थिति स्पष्ट की है। प्रतिभा सिंह ने कहा है आज कि संगठन सर्वोपरि है और इसकी मजबूती के लिए पार्टी के सभी नेताओं पदाधिकारियों को एकजुटता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आलाकमान से इस बारे में फिलहाल विस्तृत चर्चा कर दी गई है और आलाकमान ने स्पष्ट जो है कह दिया है कि जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो जो निष्क्रिय हो गए पदाधिकारी, उनकी जगह नए को भी मौका दिया जाए और जो निष्क्रिय साबित हो रहे हैं उनकी जगह जो कर्मठ कार्यकर्ता है और ऐसे कार्यकर्ता जो दिन रात काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर जिला के जो पदाधिकारी है उनसे फीडबैक लेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है, इसलिए उन्हें मजबूती प्रदान करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने व भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार वो जो षड्यंत्र है उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भी जो है वो आह्वान किया है। तो ये मान के चलिए कि अब जो पार्टी में कांग्रेस पार्टी से बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली भी गई थी प्रतिभा सिंह, वहां पर नेताओं से मिलकर आ गई है हाईकमान से। जो निष्क्रिय होंगे पदाधिकारी उनको हटा दिया जाएगा और जो ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो दिन रात चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, उनको बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी देने वाली है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ अब जो पेंशनर हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। पेंशनर्स ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद अब सरकार के मंत्रियों व विधायकों के जो सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे उसमें घेराव करने का ऐलान कर दिया है। पेंशनर्स प्रदेश सरकार से लंबित 12% डीए की 21 व 6 वेतन आयोग के लंबित एरियर को जारी करने की मांग कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं आत्माराम शर्मा, इन्होंने आज कहा, शिमला में प्रेस वार्ता की इन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और हिमाचल प्रदेश के पेंशनर इसको काले दिन के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर को पेंशनर्स ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक स्तर पर प्रोटेस्ट किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए फिर भी नहीं बुलाया। ऐसे में पेंशनर्स ने तय कर दिया है कि आगामी समय में अगर सरकार पेंशनर्स को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो पेंशनर्स जगह जगह पर जो मंत्रियों के कार्यक्रम होंगे, जो विधायकों के कार्यक्रम होंगे, कांग्रेस के विधायकों के, उनके कार्यक्रमों में जो है वो प्रोटेस्ट करेगी, घेराव करेगी उनका। उन्होंने कहा कि पेंशनर सबसे पहले सरकार के सभी विधायकों को ज्ञापन देंगे और यदि फिर भी उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो फिर पेंशनर्स मंत्रियों जो विधायक हैं उनके जो सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे उनके उसमें जो है विरोध प्रोटेस्ट करेंगे, घेराव करेंगे। आत्माराम शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स को 15 अगस्त को प्रदेश सरकार से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने कोई भी बड़ी घोषणा जो है वो पेंशनर्स को लेकर के नहीं की। उन्होंने कहा कि लंबित मांगों को लेकर पेंशनर्स जल्द ही मंडी में विशाल बैठक करेंगे और दशहरा तक यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो दिवाली से पहले सरकार के खिलाफ शिमला में विशाल आक्रोश रैली निकाली जाएगी और जगह जगह पर प्रोटेस्ट जो है वो किए जाएंगे। आपको बता दें
जो पेंशनर्स हैं उनका भी 12% डीए पेंडिंग है कर्मचारियों की तरह, और जो छठे वेतन आयोग है उसका एरियर भी इनका लंबित पड़ा हुआ है। पेंशनर्स जो कम्यूटेशन है उसकी राशि की कटौती भी जो है वो इनका मुद्दा है, और 10 साल के बाद बंद करने की जो मांग ये कर रहे हैं, जो पेंशन कम्यूटेशन की जो राशि है इस कटौती भी जो है वो करने की मांग कर रहे हैं। और जेसीसी की जो मीटिंगें होती थी पहले, वो मीटिंगें नहीं हो रही काफी लंबे समय से, ये भी इसका भी ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले होती थी। वही उन्होंने कहा कि मांगे मानना तो दूर, सरकार पेंशनरों को वार्तालाप के लिए भी नहीं बुला रही है। प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, आरोप लगाया इन्होंने, जिसके चलते पेंशनर्स में खासा रोष है और मोर्चा खोल दिया है। वहीं पेंशनर्स ने पेंशन भी 1 तारीख को देने की बात कही है। तो डीए एरियर और जो इनका कम्यूटेशन वाली एक बात है, और दूसरा जो इनको आज भी पेंशनर्स को खाते में जो है वो पेंशन नहीं पड़ी है, और सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि 9 तारीख को ही हम दे पाएंगे इस महीने। तो इनका ये कहना है कि इसको जो है वो 9 तारीख को ना दे करके 1 तारीख को कर्मचारियों की तरह ही जो है वो मिलने चाहिए। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने आज 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस काडर के जो अधिकारी है इनके तबादले आज हुए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2006 बैच के अधिकारी विनोद कुमार को एआईजी ट्रैफिक टूरिस्ट एंड रेलवे शिमला लगा दिया गया है आज। 2007 बैच के अधिकारी सुशील कुमार को एसपी पुलिस जेल शिमला लगा दिया गया है। 2007 बैच के अधिकारी पंकज शर्मा को एसपी वेलफेयर पुलिस मुख्यालय लगा दिया गया है आज। और 2008 बैच के जो अधिकारी हैं सुरेश कुमार, इनको कमांडेंट प्रथम बटालियन होमगार्ड किन्नौर लगाया गया है। 2010 बैच के जो अधिकारी हैं सोमदत्त, इनको जो है वो एएसपी 3री रिजर्व बटालियन पंडो लगाया गया है। और 2012 बैच के अधिकारी अमर सिंह को डीएसपी प्रथम मध्य प्रदेश आर्म्ड पुलिस बटालियन जुनगा लगा दिया गया है। और 2017 बैच के जो अधिकारी है शक्ति सिंह, इनको डीएसपी लीव रिजर्व शिमला। 2017 बैच के अधिकारी अजय कुमार को डीएसपी 2nd रिजर्व बटालियन जो है वो सको कांगड़ा। 17 बैच के विक्रम चौहान को डीएसपी सीआईडी हिमाचल प्रदेश लगा दिया गया है। और 19 बैच के अधिकारी देवराज को डीएसपी पधर मंडी लगाया गया है। वही 19 बैच के और अधिकारी है संजीव कुमार, इनको डीएसपी धर्मपुर मंडी 2020 जो धर्मपुर मंडी। और 2020 बैच के जो अधिकारी है ओम प्रकाश को डीएसपी 3rd रिजर्व बटालियन पंडोर जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा 2020 बैच के अधिकारी दिनेश कुमार को डीएसपी पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो मंडी लगा दिया गया है। ये आदेश आज सरकार ने निकाले हैं और आपको हमने इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके अलावा बात करें एक और बड़ी खबर को लेकर के, मस्जिद विवाद के बीच रेडी फड़ी वालों की समस्या का समाधान के लिए अब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो गठित की गई थी कमेटी, इसकी जो बैठक है ये 3 तारीख को होनी, यानी परसों होनी है, शिमला में होनी है, इसको बुला लिया गया है। इसमें रेडी फड़ी नीति पर जो है वो चर्चा होगी, वेंडर जो पॉलिसीज करके चर्चा होगी। दरअसल हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में प्रवासियों के पंजीकरण का जो मामला है ये उठा था, और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में कि ऐसे लोग भी है जिनकी पहचान का पता ही नहीं है कौन है, उन्होंने ये जो मामला है ये उठाया था। वहां पर सत्यापन का मामला उन्होंने उठाया था कि शिमला से लोग आ रहे हैं, शिमला में लोग आ रहे हैं बाहरी राज्यों से। और कुछ तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है कि बांग्लादेश से आए हो, रोहिंग्या मुस्लिम्स हो। और उन्होंने कहा था कि हम किसी के विरोध में नहीं, जो बाहर देशों से लोग आ रहे हैं उन पर तो जो है वो सख्ती होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो सत्यापन है वो होना चाहिए, जो बाहरी लोग उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये उन्होंने मुद्दा उठाया था, लेकिन मुद्दा बाद में कुछ और ही बन गया। उसके बाद जो अवैध मस्जिद का मामला सामने आया, अवैध मस्जिद के बाद जो है वो ये मामला सामने आया कि जो लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। फिर ये जो मामला जब सदन के अंदर उठा, उसके बाद वहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया था कि इसके लिए जो है वो सर्वदलीय, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा, दोनों दलों के जो लोग हैं वो बैठे हैं और इसमें आगे जो है वो क्या करना है इस पर अब जो है वो तय किया जाए। तो अब खबर ये है कि इसी मामले को लेकर के अब 3 तारीख को बैठक होनी है और पॉलिसी फिर बनेगी जी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी एक राहत भरी वाली खबर नहीं है, झटका कह सकते हैं आप इसको। हिमाचल में आज से पानी के जो बिल हैं वो आएंगे, यानी 1 अक्टूबर से अब जो पानी है गांव में हमने बता दिया था 100 रुपए आएगा बिल। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पूरे प्रदेश में आज से यानी अगले महीने आपको अक्टूबर माह का बिल आएगा और आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे गाँव में। जो शहर है उसमें हमने बता दिया था कि महंगा पानी है और महंगे पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो आज से पानी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महंगा हो गया, शहरी क्षेत्रों में तो पहले से ही महंगा, आपको मालूम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में तो पहले से ही पानी महंगा है, और जो और क्षेत्र भी थे शहरों में वहां पर भी पानी महंगा हो गया है। इसके अलावा जो घरेलू उपभोक्ता है उनकी जो 300 यूनिट बिजली है
अगर वो यूज कर लेते हैं इतनी, उस पर तो सब्सिडी रहेगी। लेकिन 300 यूनिट के बाद 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली की जो सब्सिडी है वो बंद कर दी जाएगी, यानी आज से बंद हो जाएगी। वहीं राज्य में औद्योगिक जो घराने हैं उनको भी 1 रुपए प्रति यूनिट जो विद्युत उत्पादन जो नहीं, अब जो है वो नहीं मिलेगा, जो शुल्क उनको मिलता था, कह सकते हैं आप। और प्रदेश में जो औद्योगिक बिजली है इनको जो है वो अब 1 रुपए प्रति यूनिट की जो सब्सिडी है वो बंद कर दी है सरकार ने आज से। और घरेलू उपभोक्ताओं को आपने बता ही दिया है कि इसमें जो अब 300 यूनिट से अधिक आप खर्च करेंगे तो फिर आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा बात करें एम्स बिलासपुर की, तो एम्स बिलासपुर अगर आप जा रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। एम्स बिलासपुर की ओपीडी में अब बिना जो आभा कार्ड है उसके पर्ची नहीं बनेगी। मरीजों के लिए आभा नंबर आवश्यक कर दिया गया है और पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को मोबाइल में आभा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से रजिस्टर जो है वो करना होगा। मरीज को काउंटर पर उस नंबर को बताना होगा, लिपिक कंप्यूटर में नंबर को डालेगा, इससे मरीज के जो आधार कार्ड की जो जानकारी है वो स्क्रीन पर आ जाएगी। एम्स में आधार कार्ड बनवाने की जानकारी जो है वो लंबे समय से दी जा रही है। आभा कार्ड बनाने की जो जानकारी है तो आभा कार्ड के जरिए अब जो पर्ची है वो कटेगी। इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ की, तो इनसे भी आज जो हमने जो बातचीत की, इनका ये कहना है कि सीएम अब ठीक हो गए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से माफी चाहूंगा जो है वो हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा दिल्ली भी जा रहे हैं सीएम, हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा में जैसे हरियाणा से वापसी लौटेंगे उसके बाद हम 2-3 दिन वेट करेंगे। अगर 2-3 दिन वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो फिर कर्मचारी जो है वो मोर्चा खोलेंगे सचिवालय के। आज इन्होंने एक जो प्रेस नोट जारी किया है उस अनुसार बताते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ के पदाधिकारियों की आज एक बैठक हुई और बैठक में प्रधान संजीव शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई सचिवालय में। इस बैठक में सरकार द्वारा जो पेंशनर्स हैं उनको जो है वो 9 तारीख को पेंशन देने बारे निर्णय जो है वो जो सरकार ने लिया इस महीने, उस पर जो है वो खेद व्यक्त किया है। महासंघ का कहना है कि प्रदेश के सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी की जो है वो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका रही है। आज प्रदेश विकास की जिन भी ऊंचाइयों पर पहुंचा है उसमें सभी सेवानिवृत्त अधिकारी का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन खेद का विषय है कि इन सेवानिवृत्त अधिकारी जो कर्मचारी है इनको अपने हक की जो पेंशन है उसके लिए जो है वो इंतजार करना पड़ रहा है, जो तर्कसंगत नहीं है, जो सही नहीं है। महासचिव जो है सचिवालय सेवाएं महासंघ के, इन्होंने कहा कि इनका नाम कमल कृष्ण शर्मा है, इन्होंने कहा कि मतलब प्रदेश के जितने भी पेंशनर्स हैं इनको भी जो पेंशन है वो 1 तारीख को देनी चाहिए, चाहे वो जो डीए है महंगाई भत्ता है वो अलग है। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि हम इंतजार करेंगे। सीएम सुक्खू हरियाणा गए हैं और हरियाणा से जैसे ही वापसी लौटेंगे सीएम सुक्खू, जैसे ही सीएम सुक्खू हरियाणा से वापसी लौटेंगे उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं आप जो डीए को लेकर के जो लड़ाई है उसको वो लड़ेंगे। तो ये इनका कहना है और फिलहाल इनकी जो मांग है वो पेंशनरों को लेकर के हैं और पेंशनरों को लेकर के हमने बता दिया है आपको। इसके अलावा आपको बताएं दूसरी खबर को लेकर, दूसरी खबर में जो महत्वपूर्ण एक और खबर हमारे पास है, इसमें एक तो आज पुलिस को लेकर कल काफी सवाल किए गए थे कि पुलिस भर्ती में क्या होगा, तो वो भी बताएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश ये आने वाले हैं। जगत प्रकाश नड्डा 4 और 5 अक्टूबर को आएंगे। हालांकि इनका जो पहले कार्यक्रम था वो 3 तारीख का था, बदलाव आज हुआ है इसमें, अब 4 और 5 को आएंगे अपने प्रवास पर। और जेपी नड्डा हमेशा की भांति नवरात्रों के दिनों में माता मंदिर धौलरा में दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना वहां पर करेंगे और 4 अक्टूबर को बिलासपुर की जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो वहां पर जो है वो जिस प्रकार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वहां पर एक अभिवादन जो रैली है वो उनकी वहां पर होने वाली है। उसके बाद जेपी नड्डा एम्स में विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं 5 अक्टूबर को जेपी नड्डा भाजपा जिला कार्यालय सिरमौर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनता को संबोधित भी करेंगे। साथ ही नवनिर्मित भाजपा जिला कार्यालय देहरा के जो है वो उद्घाटन जो पट्टिका है उसका भी अनावरण करेंगे। तो ये खबर भी जेपी नड्डा को लेकर के थी। अब बताते हैं आपको पुलिस भर्ती को लेकर के जो आज हमने अपडेट लिया है उसमें जो अपडेट हमारे पास है, पुलिस भर्ती राज्य सरकार बहुत जल्दी करवाने वाली है और ये जो भर्ती है ये लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी है और संभावनाएं हैं कि 2 सप्ताह के भीतर इसको लेकर के जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाएगा। भर्ती इस बार पुलिस कांस्टेबल नहीं बल्कि कमांडो फोर्स के तौर पर होगी। और क्यों होगी बताते हैं आपको। डीजीपी कार्यालय ने इसका नाम बदलने का जो आग्रह है वो लोक सेवा आयोग से किया है और इस बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन भरे जाएंगे। लाखों लोग आवेदन करते हैं और एक नया
सॉफ्टवेयर हमने पहले ही बता दिया था कि जिस पर ट्रायल चल रहा है। और पुलिस भर्ती में जो टेस्ट हैं इस बार डोप टेस्ट भी होने वाला है, यानी जो लोग नशा करके आते हैं और भागते हैं तो वो इस बार गलती से भी ऐसा ना करें, क्योंकि वो पहले ही दौर में बाहर हो जाएंगे। डोप टेस्ट आपका होगा। और इस बार जो महिलाएं हैं उनको 30% जो है वो कोटा रहेगा, यानी 30% जो कोटा है महिलाओं के लिए है। हालांकि जो भर्ती है सितंबर माह में कैबिनेट से अप्रूव हुई थी, और कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद अभी तक ये इसलिए सिरे नहीं चढ़ पाई है क्योंकि पहले यही पता नहीं लग पा रहा था कि भर्ती राज्य चयन आयोग करेगा या लोक सेवा आयोग करेगा। फिर ये मैटर और कैबिनेट में गया, कैबिनेट में जाने के बाद जो है तय हुआ कि लोक सेवा आयोग ही करेगा। फिर लोक सेवा आयोग कोई भर्ती करता है, आपको मालूम ही है, तो फिर वो भर्ती प्रॉपर प्रोसेस में होती है, उसमें धांधली का कोई भी जो है वो कहीं से भी पॉइंट नहीं बनता है। तो अब जो ये भर्ती है ये 2 सप्ताह के भीतर, यानी कह सकते हैं आगामी समय में जो नवरात्र शुरू होने वाले हैं उसमें जो है वो कभी भी इस भर्ती का जो विज्ञापन है, यानी इस भर्ती को जो है वो विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो हमने बताया आपको जो कमांडो हैं, क्योंकि आग्रह किया गया कि इनको एज ए कमांडो हम लेना चाह रहे हैं, पुलिस हालांकि कांस्टेबल की भर्ती है, एज ए कमांडो लेना चाह रहे हैं। और ये जो फोर्स हैं, जब ये नई फोर्स आएंगे, जब ये लग जाएंगे जितने भी युवा होंगे, तो ये फोर्स ड्रग्स के तौर पर काम करेगी। जो ड्रग्स हैं उसको कैसे रोका जाना चाहिए प्रदेश में, तो बहुत जल्दी पुलिस की भर्ती आने वाली है। आज हमने स्पेशली इस पर जो है फीडबैक लिया है, क्योंकि काफी जो युवा है वो कह रहे थे कि सर भर्ती कब होगी। तो संभावनाएं हैं, क्योंकि इसमें ट्रायल चल रहा था एक नए सॉफ्टवेयर पर, वो ट्रायल खत्म हो गया है, कैबिनेट से अप्रूव है, इसमें सिर्फ औपचारिकताएं मात्र रह गई है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो एडवर्टाइज होनी है भर्ती, तो 1-2 सप्ताह के भीतर ये हो जाएगा जी। इसके अलावा रिज के सील्ड रोड क्षेत्र में एम्बुलेंस के नाम पर सवारियां ढोने का धंधा चल रहा था, और इस धंधे पर अब जो है वो जो आरटीओ है उन्होंने डंडा चलाया है। कैसे डंडा चलाया है? आरटीओ ने आज खुद रिज मैदान पर जाकर के नाका लगा दिया, और नाका ऐसा लगाया कि जो भी वहां से एम्बुलेंस गुजर रही थी, लोगों को लगता है कि एम्बुलेंस में जो है पेशेंट को ले जा रहे हैं या फिर पेशेंट के जो तीमारदार साथ में उनको ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ये एम्बुलेंसेज हैं ये रिज मैदान पर जा रही है, रिस्ट्रिक्टेड रोड आपको मालूम है, यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति और जो प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर हैं उन्हीं का काफिला यहां से गुजर सकता है, बाकी यहां पर धारा 144 रहती है। उसी मार्ग पर जो है वो सवारियां ढोने का जो है वो काम एम्बुलेंस कर रही है। इस दौरान जब वहां पर आरटीओ थे, अचानक वो आए, हालांकि पहले से पता होता तो नहीं लाते सवारियां, वो अचानक आए, 8 एम्बुलेंस को रोका गया उनके सामने। इसमें से 2 एम्बुलेंस के जो है वो वहां पर चलान हुए। चलान क्यों हुए? वहां पर जो है वो सवारियां ढोई जा रही थी, और इनका जो चलान हुआ है 3000 से 5000 तक चलान हुआ है। आरटीओ अनिल शर्मा ने बताया कि आज उन्होंने रिज पर नाके के दौरान अब तक 8 एम्बुलेंस की चेकिंग की, और जब वो वहां पर थे वो हिमाचल दस्तक ने जब उनसे बातचीत की, 2 जो है वो नियमों के विरुद्ध पाई गई। उन्होंने बताया कि उन पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए हैं, और आरटीओ ने यह भी बता दिया है कि अभी तो फिलहाल हमने इसलिए जो है वो चालान किए हैं क्योंकि एक मौका इनको हमने दिया है, लेकिन आगामी समय में अगर हमने इनका जो है वो चालान भी कर दिया, इनका डाटा भी ले लिया है, अगर दूसरी बार ये इसी रोड पर दोबारा आते हैं, किसी भी रोड पर आते हैं, तो फिर जो इनके वाहन है, जो एम्बुलेंस है, उनको सील कर दिया जाएगा, यानी उनको जो है वो सील नहीं कह सकते, जब्त कर दिया जाएगा। तो जब्त कर दिया जाएगा जी ये वाला जो ये एम्बुलेंस को जो है वो सवारियों के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये गलत भी है, एम्बुलेंस का काम पेशेंट्स के लिए है, ना कि सवारियों के लिए। इसके अलावा एक खबर है, आम जनता से जुड़ी हुई खबर है, और ये खबर दूसरों के लिए जो है वो समझने वाली खबर है। एक व्यक्ति रेलिंग पर बैठा था, फोन सुन रहा था, और फोन सुनते सुनते अचानक जो है वो गिर गया। और ये आपको खबर बताते हैं, रामपुर से खबर सामने आई। रेलिंग पर बैठकर फोन सुनना 35 वर्षीय जोगिंदर पासवान को भारी पड़ गया। उनकी रेलिंग से नीचे गिरकर जो है मौत हुई है। यह हादसा बीती रात का है, और रामपुर के समीप इंदिरा मार्केट NH 5 पर एक युवक रेलिंग पर बैठकर फोन सुन रहा था। ऐसे में फोन सुनते सुनते उसका अनियंत्रित एकदम से जो है वो अनियंत्रित होकर के वो NH से नीचे लुढ़क गया, और वहां से गुजर रहे लोगों ने नीचे की ओर देखा तो उसका कहीं भी सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद जो है पुलिस को बताया गया। पुलिस ने अग्निशमन जो विभाग है उसको सूचित किया, लेकिन NH के समीप जहां पर जो युवक गिरा हुआ था वहां पर ढलान काफी थी, जिस कारण वहां पर जाना रात के अंधेरे में संभव नहीं था। लेकिन अग्निशमन विभाग के जो कर्मी थे उन्होंने रस्सा बांधकर जो है वो थोड़ा नीचे उतरने की कोशिश की, जहां पर उन्हें जो है वो पहले मोबाइल भी मिला, और मोबाइल में बार बार कॉल आ रही थी। हालांकि जो व्यक्ति था जिससे वो बात कर रहा था उसको पता लग गया था कि ये गिर गया है व्यक्ति, तो ऐसे में वो जो व्यक्ति है वो दिख नहीं रहा था ऊपर से, तो फिर जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति को ऊपर लाया गया, और जब तक ये ऊपर लाया था तब तक इसकी जान चली गई थी। तो ये एक दूसरों के लिए बहुत दुखद खबर है। दूसरों के लिए एक चीज ये समझने वाली है कि जब भी आप फोन सुन रहे हो तो ऐसे स्थान पर फोन सुने जहां रिस्क
ना हो। तो बहुत दुखद खबर है। इसके अलावा बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली बोर्ड ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अब आपको हैरान किस बात की होगी, खबर तो हम बता रहे हैं आपको। अब जो बिजली बोर्ड है उसने सरकारी विभाग पर ही कार्रवाई शुरू कर दी है कि सरकारी विभाग से जो है वो बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं। अब बिजली बोर्ड का जो लक्ष्य है वो ये है कि निजी और जो सरकारी विभाग हैं उसमें फंसे करोड़ों रुपए का जो है वो कैसे निकाला जाए, जो काफी लंबे समय से फंसे हुए। कई तो ऐसे हैं 2-2 साल तक बिल ही नहीं दिया हुआ, 1 साल तक बिल नहीं दिया हुआ है। लंबे समय से करोड़ों रुपए दबाकर बैठे डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की रिपोर्ट जो उच्च अधिकारी है उनको भी भेज दी गई है। ऐसे में बिजली बोर्ड कुल्लू ने बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर आज निर्वाचन कार्यालय कुल्लू का बिजली कनेक्शन काट दिया है। बिजली बोर्ड की माने तो निर्वाचन विभाग 1 साल से करीब 2 लाख रुपए बिजली इनका पेंडिंग है। इन्होंने जो है वो 1 साल से बिल ही नहीं दिया है 2 लाख रुपए, और बार बार इनको नोटिस भेजे गए, और नोटिस भेजने के बाद भी जब इन्होंने बिल जमा नहीं करवाया तो फिर इनकी जो बिजली है वो मजबूरन काटनी पड़ी है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न सरकारी विभागों को करीब 20 बिजली कनेक्शन काटने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें जल शक्ति विभाग, वन विभाग, बीडीओ कार्यालय सहित अनेक सरकारी विभाग जो है वो शामिल है। इन सरकारी विभागों का लंबे समय से करीब 5 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। ऐसे में बिजली बोर्ड ने बिजली काटने का नोटिस जारी किया है, और 1 माह के भीतर बिजली बिल जमा नहीं होंगे तो जल्द सरकारी विभागों के जो बिजली कनेक्शन है वो काटे जाएंगे। तो अब बिजली बोर्ड ये कहते हैं कि घाटे में चल रहा है। बिजली बोर्ड घाटे में क्यों चल रहा है, आज स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो सरकार के अपने ही कार्यालय हैं, इसमें जो बीडीओ ऑफिस का जिक्र किया गया है, इसमें और भी कई ऑफिसों का जिक्र किया गया है, और इसमें अलग अलग विभाग है। लेकिन जब बिजली का बिल ही नहीं दिया जा रहा है तो फिर जो है वो कोई विभाग घाटे में ही जाएगा। तो ये एक बिजली विभाग को लेकर खबर थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। हिमाचल प्रदेश से जो मानसून है वो अगले 3 दिन में विदा होने वाला है, जो हमारे पास सूचना है। और मानसून क्योंकि जिस प्रकार से अभी 5 तक मौसम जो बिल्कुल साफ रहने वाला है, 5-6 को हल्की बारिश हो सकती है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आप तक हमने पहुंचा दी है। जो पोस्ट कोड 903 और जो 939 वाले अभ्यर्थी है उनका ये कहना है कि सर आप ये सवाल उठाएं कि जो वहां पर चेयरमैन है, उनके जो नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसको लेकर आपको बता दें थोड़ा इसमें समय लगेगा। इस पर जो नया अपडेट हम बहुत जल्दी आपके लिए लाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर चेयरमैन नहीं है तो इस रिजल्ट रुका है, तो बहुत जल्दी रिजल्ट ये आने वाला है, क्योंकि इस पर सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि ये जो रिजल्ट है इसको हरी झंडी दे दी है, और बहुत जल्दी ये रिजल्ट जो है वो निकल जाएगा। बाकी जो एनटीटी भर्ती है वो इन प्रोसेस है जी। 1 साल वाले नहीं लिए जा रहे हैं, 1 साल वाले, और दूसरा जो है वो इसमें 6700 रुपये मिलने हैं। और हमने बता दिया था आपको कि एनटीटी वाले इसका विरोध कर रहे हैं। जो एनटीटी बेरोजगार जो चाहे वो महिलाएं हैं पुरुष हैं, महिलाएं हम इसलिए कह रहे हैं 50 साल उम्र हो गई है लेकिन जॉब नहीं लगी है, 1998-99 से भर्ती नहीं हुई है, 24-25 साल से भर्ती नहीं हुई है। तो प्रदेश में ये भर्ती होने जा रही है, और इसमें अभी जो है वो कंपनियां होगी जो रखेगी, इनको आउटसोर्स आधार पर रखे जाने हैं। लेकिन बात वही है कि इसका विरोध शुरू हो गया है, और विरोध इसलिए हो रहा है कि प्रदेश में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमा ही जो है वो 1 वर्ष का था जब हमने किया, पूरे प्रदेश में कहीं डिप्लोमा नहीं था, तो ऐसे में इन लोगों को जो है वो राहत मिलनी चाहिए। तो ये एक अपडेट था। इसके अलावा सीएम सुक्खू चंडीगढ़ रवाना हो गए हैं, और कल हरियाणा में होंगे, परसों भी हरियाणा में होंगे, और 4 तारीख को वापसी शिमला आने का कार्यक्रम है। और सीएम सुक्खू दिन को हरियाणा में होंगे, लेकिन जो शाम का उनका ठहराव होगा वो दिल्ली में होगा। और सीएम सुक्खू दिल्ली में जब हरियाणा में रैली करने के बाद जो केंद्रीय हाईकमान है कांग्रेस का, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वहां पर कह सकते हैं आप जो आरोप लगा रही है भाजपा, आज भी जयराम ठाकुर ने कई आरोप लगाए कि प्रदेश में हालात ठीक नहीं है, अव्यवस्था का दौर है, तो इस पर भी कल सीएम सुक्खू जो है वो हरियाणा में जुबानी जो पलटवार हैं वो करेंगे, और प्रेस को भी वहां पर संबोधित करेंगे सीएम। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और जो जिनकी सैलरी नहीं है, कर्मचारी की बता देते हैं, जो सैलरी है सरकार की तरफ से डाल दी गई है। जो बैंक सर्वर से वो डाउन है, जैसे बैंक से जो है वो सर्वर ठीक हो जाएगा वैसे ही सैलरी खाते में आ जाएगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन खाते में आज ही सैलरी आ जाएगी। अभी के लिए इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सके। धन्यवाद।